वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में। द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ, सीखने का समझने का एक सबसे आसान तरीका। तो आगे हम आपके पास लूसेंट जीके, जी हाँ लूसेंट जीके जनरल अवेयरनेस की 6th पार्ट के साथ, जी हाँ, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री की 5 पार्ट आपको करवा दिए हैं और ये 6th पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एंशिएंट मतलब लूसेंट की जो बुक है सब्जेक्टिव बुक, उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपके पास लेकर आ रहे हैं पार्ट व पार्ट। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन, तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आगे हम आप 50 से आगे शुरू करेंगे, नहीं पार्ट 6 हमारा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे 10 के डोज को। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल अन्नागार धान्यकोट, ऑप्शन बी विशाल स्नानागार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विशाल अन्नागार। जी हाँ, विशाल अन्नागार को मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत माना जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। देखते हैं उसके एक्सप्लेनेशन को, ये देखिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, ठीक है। मोहनजोदड़ो क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को क्या कहते हैं हम लोग? तो अन्नागार बोलते हैं ना, ग्रेनरी कह ले, जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता था। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए समानता ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, आप लोगों के लिए, कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए समानता किस पद्धति अपनाई, कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ठीक है ना। घरों के विन्यास के लिए उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के नालियों के प्रमाण भी मिलते हैं। इसे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान में नगरों जैसे विकसित और भव्य थे। ऐसा माना जाता है ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है, जिसमें मोहनजोदड़ो भी आता है। तो एक और चीज़ बनेगा, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो कैसा था? तो त्रिभुजाकार था, रेक्टेंगुलर शेप का था। और कौन सी पद्धति? तो ग्रिड पद्धति थी। कौन सी थी? ग्रिड पद्धति थी और त्रिभुजाकार था, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति, अभी ये आ गया आपका क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार आकृति। इसके आंसर देने की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, इसके आंसर क्या हो जाएगी? तो ग्रिड पद्धति इसकी आंसर हो जाएगी, जो अभी आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति कैसी थी? तो ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता नगरों की गलियां चौड़ी व सीधी हुई करती तथा एक दूसरे को समकोण राइट एंगल पर काटती थी। अधिकतर हड़प्पावासी अपने घरों को 2 मंजिल के बनाते थे। इन घरों के प्रमुख दरवाजे बाहर सड़क की तरफ खुलते थे। घरों के दरवाजे किधर खुलते थे? तो बाहर सड़क के। और भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों से ही किया। भारत में जो वास्तुकला का आरंभ वो कहाँ से हुआ? तो सिंधु वासियों ने ही किया है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम अन्नागार है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम है अन्नागार है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली, मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक विशाल स्नानागार भी मिला। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला? एक बहुत ही विशाल स्नानागार भी मिला। चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी लोथल। इसका आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए। गुजरात में कौन सा था? गुजरात में लोथल था। गुजरात में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल था? तो लोथल। लोथल जो उस टाइम में गुजरात में, देखिए गुजरात में स्थित यह स्थल 1957 में SR राव द्वारा खोजा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि लोथल की खोज किसने की थी? तो SR राव ने की थी। कब की थी? तो 1957 में SR राव ने की थी। किसके द्वारा की गई? 1957 में SR राव के द्वारा। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यह स्थल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा है। सिंधु घाटी का यह शहर गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा है। भोगवा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। लोथल का नाम अहमदाबाद में ढोलका तालुकों में सरजला गांव में एक टीले के प्राप्त होने के कारण पड़ा। लोथल से ही 2 लोगों के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 2 लोगों के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? 2 लोगों के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आंसर इसका हो जाएगा लोथल। 2 लोगों के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है, ठीक है। लोथल के घरों में शतरंज जैसी वस्तु भी प्राप्त हुई। यह सिंधु घाटी का एकमात्र स्थल है जहां नकली ईंटों का बना हुआ गोदीवारा प्राप्त हुआ। और ऐसा अनुमान है कि यह गोदीवारा सिंधु के लोगों के लिए समुद्री मार्ग का महत्वपूर्ण जरिया होता था, जो कि बड़ी दीवार से चारों ओर से घिरा हुआ था। जो किस लिए बनाया गया था? तो बाढ़ से बचने के लिए बनाया गया था। विश्व का प्रथम जौड़िया तट भी लोथल से ही प्राप्त हुआ था। विश्व का प्रथम जौड़िया तट भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का प्रथम जौड़िया तट भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम जौड़िया तट लोथल से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? तो लोथल से।
ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये चीज़ आप याद रखोगे कि लोथल की खोज किसने की थी? 1957 में SR राव ने की थी। लोथल की कौन सी नदी के किनारे? तो भोकवा नदी के किनारे। दो लोगों के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो भी मिलते हैं लोथल से। और प्रथम ज्वारीय तट कहाँ से मिले? वो भी लोथल से। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक को हड़प्पा सभ्यता में पाई मूरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकलन नहीं हुआ था? ठीक है ना। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बाघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। शेर का कहीं पर अंकलन नहीं हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता में कला व शिल्प काफ़ी विकसित था। कई स्थानों में उत्तम कलाकृतियों की प्राप्त हुई है। सिंधु हड़प्पा संस्कृति में मनुष्य के अलावा पशु और पक्षी, बैल, भैंसे, भेड़, बकरी, बाघ, सुअर, गेंडा, भालू, मोर, बंदर, तोता, बत्तख और कबूतर की सबसे ज़्यादा मूरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इन मूरों पर शेर, ऊँट और घोड़े का चित्रण नहीं है। किसका चित्रण नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब इतने सारे जानवरों का चित्रण है तो किसका चित्रण नहीं हुआ? तो शेर का चित्रण नहीं था। ठीक है ना, शेर का नहीं था, ऊँट का नहीं था, शेर और ऊँट का नहीं था, और घोड़े का भी चित्रण नहीं था। ये तीनों आप याद रखोगे किनका किनका चित्रण नहीं था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस पर बनेंगे। तो इसके क्या क्या हो जाएगा? शेर और ऊँट और घोड़े। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना चांदी, बी तांबा व कांसा, सी टीन व शीशा, और डी में क्या है? लोहा। डी में क्या है? लोहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? लोहा। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसे मनुष्य ने तांबे तथा उसकी रंग के साथ मिश्रित धातु कांस्य का इस्तेमाल किया। कांस्य युग किसको कहते हैं? जब या तो ब्रोंज मिले थे, यानी कि ब्रोंज मतलब ब्रोंज एज बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो मनुष्य ने ताम्र पाषाण युग बोलते हैं। ठीक है ना। उसकी रंग के साथ मिश्रित धातु कांस्य का इस्तेमाल किया। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच में पड़ता है। ब्रोंज युग का पड़ता है आयरन एज। पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, बीच में ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद क्या आता है? लो आयरन एज, उसके बीच में पड़ता है ये ब्रॉन्ज एज। ठीक है ना। पाषाण युग में मनुष्य ने किसी भी धातु का खनन कर पाने की असमर्थता थी। कांस्य युग में लोहे की खोज नहीं हो पाई, और लोह युग में तांबा, कांसा और लोहे के अलावा मनुष्य ने कुछ ठोस धातुओं की खोज की, उसका उपयोग भी सीख गया था। ठीक है ना। ये चीज़ें एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, 53 क्वेश्चन ये जो है, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ? तो ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2004 में पूछा गया था ये। यूपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। मैं ये आपको ये बता देता हूँ साथ चलते चलते कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ए लोथल, बी कालीबंगा, डी बनावली, सी हड़प्पा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर लोथल। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल से 3 युगल समाधान का प्राप्त हुआ। ठीक है, लोथल से 3 युगल समाधान का, जिसके आधार पर विद्वान ने अनुमान लगाया कि संभवतः यह सती प्रथा का प्रचलन होता है। तो लोथल के विद्वानों ने क्या, जब युगल समाधान यानी कि पति पत्नी का साथ में सब मिला है, तो उसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहाँ सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा कहते हैं जब किसी स्त्री के पति मर जाते थे तो वो भी उसी के चिता पर क्या करते थे, खुद को भी लेट कर वो दोनों वहीं पर सती हो जाती थी। ठीक है ना, वो क्या करती थी? जल जाती थी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सती प्रथा कहते थे। ठीक है, तो युगल समाधान कहाँ से मिला? लोथल में। और माना जाता है कि उस टाइम किसका प्रचलन था? तो सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस में आया? तो यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन हो गया कि कहाँ पे? ये तो लोथल से हुआ था। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ठीक है ना। ऑप्शन ए सिंडन, बी कॉटन, सी एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में होता है, तो ग्रीक या यूनान के लोग इसे किस नाम से पुकारते? तो उनके उस टाइम के लोग इसे सिंडन नाम से पुकारते थे। किस नाम से? तो सिंडन नाम से पुकारते थे। ये देखिए, सैन्य लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की फसल उगाई, इसी कारण यूनानी इसे सभ्यता को सिंडन कपास कहते थे। क्यों? तो सैन्य के लोगों ने, सैंधव लोगों ने इसे सबसे पहले उगाया था, इसीलिए वो क्या कहते थे? इसे सिंडन नाम से कहते थे। सिंडन का मतलब क्या होता था? कपास, उन्हों मानते थे। ठीक है ना, तो कपास का क्या नाम हो जाएगा? सिंडन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए,
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा काल के तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है कुणाल, ऑप्शन ए है कुणाल, बी है राखीगढ़ी, सी है दैमाबाद, डी है बनावली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैमाबाद। जी हाँ, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है? ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ CGPSC, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में, देख लीजिए। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुरोहित की मूर्ति है। दैमाबाद से तांबे का रथ चलाता मनुष्य, सांड, गेंडा और हाथी प्राप्त हुए। दैमाबाद से क्या क्या मिले हैं? तो तांबे का रथ चलाता मनुष्य, तांबे का रथ चलाता मनुष्य के साक्ष्य मिले, सांड, गेंडा और हाथी प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, उनका जो रिमेंस है अवशेष मिला वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे, ठीक है ना। कूट एक है चांदी, बी टीन, तीन सोना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए 1 2 3, यानी कि चांदी का भी करते थे आयात, टीन का भी, सोना का। ऑप्शन 1 एवं 2 चांदी और टीन का सिर्फ करते थे, 1 और 3 सिर्फ चांदी और सोना का करते, या 2 या 3 टीन या सोना का करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इन तीनों चीज़ों का करते थे, तो 1 2 और 3। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? ये यूपीएससी में, जी हाँ, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, चांदी, टीन और सोना, देख लीजिए यहाँ पे। हड़प्पावासी तीनों चांदी, टीन तथा सोना का आयात करते थे। इस समय बनने वाले चांदी सोने के आभूषणों के लिए सोना चांदी स्वतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से मंगाया जाता, ठीक है ना। इस समय बनने वाले सोना चांदी के आभूषणों के लिए सोना चांदी स्वतः कहाँ से? अफगानिस्तान से, और रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। सोना चांदी अफगानिस्तान से मंगाया जाता था और रत्न दक्षिण भारत से, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा ये आखिरी क्वेश्चन आज का। हड़प्पावासी लाजवर्द हड़प्पावासी लाजवर्द लेपिजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ठीक है ना, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से? तो हिंदू कुश क्षेत्र की बंदखशा से, ईरान से, दक्षिण ईरान से, या फिर बलूचिस्तान से, ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे? हिंदू कुश क्षेत्र के बंदखशा, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, या फिर डी बलूचिस्तान के। इसका करेक्ट आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र के बंदखां हिंदू कुश क्षेत्र के बंदखशा से। यहाँ पे देखिए, अब इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखेंगे। लाजवर्द या राजावर्द, लाजवर्द या अंग्रेजी लेपिजुली, जिसको लेपिज लेजुली कहते हैं। लेपिज लेजुली एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है। लेपिजुली क्या है? एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है, ठीक है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई उनमें से एक लाजवर्द था। नवरत्न के बारे में जो मान्यता दी गई थी, 9 रत्न जिसे बहुत सर्वश्रेष्ठ माना था, उनमें से एक कौन सा था? तो लाजवर्द भी एक था, ठीक है ना। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाजवर्द शुक्र ग्रह का प्रतीक है। लाजवर्द किस ग्रह का प्रतीक है? शुक्र ग्रह का। जो क्वेश्चन बन सकते हैं, लाजवर्द शुक्र का नवरत्नों में से एक माना जाता था किसको? लाजवर्द को। नवरत्नों में से एक माना जाता था लाजवर्द को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अफगानिस्तान के बंदख्शा प्रांत से कोकचा नदी के वादी में लाजवर्द की सरे संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है। और यहाँ पास के सोरतकुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिसे जड़िए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लाजवर्द पहुंचाया जाता था, ठीक है ना। लाजवर्द के कुछ स्रोत सुदूर पर्वत पूर्व में साइबेरिया के बाइकल झील के पास में मिले। लाजवर्द की मांग इतनी व्यापक थी कि अफगान लाजवर्द के बने जेवर प्राचीन मिस्र, सुमेर, कॉकस क्षेत्र और दूर पश्चिम अफ्रीका के मोरितानी तक भी मिले, ठीक है ना। लाजवर्द जो क्या काफ़ी ज़्यादा मांगा जाता था, ठीक है ना, उसकी बहुत ही ज़्यादा मांग थी, बहुत ही वो डिमांडिंग था। और उसके जो साक्ष्य मिले हैं तो अफगान में मिले हैं, और कहाँ पे कॉकस क्षेत्र में मिले हैं, दक्षिण अफ्रीका के मोरितानिया में मिले, ठीक है। तो लागत क्या था? एक नवरत्नों में से एक था वो, और किस चीज़ का प्रतीक था? तो शुक्र ग्रह का वो प्रतीक था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें ज़रूर, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई फीडबैक देना चाहे तो वो आप दे सकते हैं। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ सीखते रहे, बिल्कुल जुड़े रहे हमारे साथ, सीखते रहे बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।